Hello everyone, my name is Amit Mandloi and welcome to online platform of Rouse Academy. So let's start with today's daily news review. सबसे पहले न्यूज रिव्यू देखने से पहले स्टार्ट करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस के साथ. पहला क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर एंटाइटल्ड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, सेकंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, थर्ड इज यूनियन मिनिस्टर, फोर्थ प्रेसिडेंट, फिफ्थ इज वाइस प्रेसिडेंट. सेलेक्ट द करेक्ट कोड. 1, 3, 4, 1, 3, 4 and 5. C option is 1 and 3 only and D option is 2, 3 and 4 only. तो इसमें से कौन सा करेक्ट कोड होगा जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए. तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 आस्क, अंडर पीएम मित्र स्कीम मित्र पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? रतलाम, देवास, धार, कटनी. अब करेक्ट कोड चुनना है. ए ऑप्शन इज ओनली 1, बी इज बोथ 1 and 3, सी ऑप्शन इज ओनली 3, डी ऑप्शन इज ऑल 4, 1, 2, 3 and 4. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीएम मित्र स्कीम अभी काफी ज्यादा चर्चा में है. इसके अंतर्गत नेशन वाइड 7 टेक्सटाइल पार्क्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किए जाने हैं. बजट में अनाउंस की गई थी 2021 में. अभी इसके लिए अंतर्गत 7 जगहों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज आर्टिकल्स के साथ. तो हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में कुछ भी फंक्शनिंग नहीं हो पाई है. और ये फंक्शनिंग क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज ऑफ अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन द अपोजिशन पार्टीज एंड द रूलिंग पार्टीज. रूलिंग पार्टीज आर डिमांडिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम राहुल गांधी, जो उन्होंने यूके में जाकर के पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, मीडिया के बारे में बोला. उसके ऊपर अपॉलॉजी उनसे मांगी जा रही है. नहीं तो फिर उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन जो है इनिशिएट किया जाएगा और उनको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में डिस्क्वालीफाई करने की बात चल रही है. इसी के ठीक काउंटर के लिए हिंडनबर्ग अडानी की रिपोर्ट के चक्कर में अपोजिशन पार्टीज वेल तक पहुंच जाती हैं और सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है. अभी हाल ही में अपोजिशन पार्टी में से कांग्रेस हैज मूव्ड फॉर मूविंग अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट पीएम. प्रधानमंत्री के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है, करने की बात चल रही है और ये कांग्रेस कर रही है. ठीक है. केसी वेणुगोपाल हैज अप्रोच द राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी की प्रिविलेज मोशन जो है पीएम के खिलाफ इनिशिएट किया जाए ऑन द इश्यू ऑफ नेहरू सरनेम, जो उन्होंने कुछ समय पहले बोला था. तो ये कुछ लेम एक्सक्यूजेस और आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कुछ दिनों से नहीं हो पा रही. हमारे लिए काम की चीज इसमें यह है कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है. प्रिविलेज मोशन समझने से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रिविलेज क्या होते हैं. प्रिविलेज, और कौन से प्रिविलेजेस की बात हो रही है? प्रिविलेजेस की, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात हो रही है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वेदर ही बिलोंग्स टू लोकसभा और राज्यसभा. किसी भी हाउस से बिलोंग करते हो, उनको कुछ अधिकार और कुछ इम्यूनिटीज प्राप्त हैं. ठीक है. और ये अधिकार और इम्यूनिटीज के बारे में आर्टिकल नंबर 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है इन्हें. ठीक है. आर्टिकल 105 explicitly mentions two privileges. First is freedom of speech inside the parliament. Second is right of publication of the proceedings of the house. तो ये दो मेजर फ्रीडम्स जो हैं या प्रिविलेजेस जो हैं इसके अंतर्गत दिए गए हैं और कुछ इम्यूनिटीज दे के रखी है. अब प्रिविलेज मोशन क्या है? प्रिविलेज मोशन इज बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई कमिटी का मेंबर, पार्लियामेंट की कोई कमिटी का मेंबर, अगर ही ब्रीचेस द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, देन अ प्रिविलेज मोशन कुड बी इनिशिएटेड. कैसे इनिशिएट किया जाएगा? एनी मेंबर वेदर इट बी ऑफ द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन पार्टी कैन मूव अ प्रिविलेज मोशन. और प्रिविलेज मोशन मूव करने के लिए ही विल अप्रोच टू द स्पीकर और द चेयरपर्सन रिस्पेक्टिवली. ठीक है. अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा की बात चल रही है तो चेयरपर्सन के पास जाकर के ऐसा प्रिविलेज मोशन इनिशिएट किया जाएगा. चेयरपर्सन और स्पीकर विल फर्स्ट एट द फर्स्ट स्क्रूटनाइज इट. अपने लेवल पर इंक्वायरी करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे, और उनको अगर लगता है कि हाँ ये मोशन सस्टेनेबल है तो दे विल डिसाइड ऑन देयर ओन. ठीक है. डिस्कस करने के बाद हाउस के अंदर, या फिर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसको बोलते हैं प्रिविलेज कमेटी. उस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी के पास में उस मोशन को एड्रेस कर दिया जाएगा, उस इश्यू को एड्रेस किया जाएगा. ठीक है.
रूल नंबर 222 ऑफ लोकसभा एंड रूल नंबर 187, 222 ऑफ लोकसभा रूल बुक एंड 187 और राज्यसभा रूल बुक डील्स विद प्रिविलेज मोशन। कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से फाइलिंग होगा। एक बार ऐसा पाया जाए कि हाँ प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है, देन अप्रोप्रिएट एक्शंस कैन बी टेकन बाय स्पीकर एंड चेयरपर्सन एज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। जो रेजोल्यूशन के माध्यम से वो पास कर दे वो पनिशमेंट दिया जा सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन तक का भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास ये प्रिविलेजेस अवेलेबल है या सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के पास अवेलेबल है। बेसिकली आर्टिकल 105 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हाउस के अंदर हाउस की बैठकों में भाग ले सकता है, कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द हाउस एंड स्पीक इन द हाउस, आर एलिजिबल या इंटाइटल फॉर द प्रिविलेजेस। इवन द कम्युनिटीज के अंदर जो पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कमिटीज के पार्ट है पार्लियामेंट्री कमिटीज के, दे आर ऑल्सो इंटाइटल फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो जिस हिसाब से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि दोनों हाउसेस में पार्ट ले सकते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पर स्पीक कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, तो ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डू नॉट एक्सटेंड टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होते, वाइस प्रेसिडेंट को एक्सटेंड नहीं होते, कैग को एक्सटेंड नहीं होते। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए अलग से आर्टिकल है। There is a separate article for privileges of president that is under Article 361. Article 361 of Indian Constitution deals with privileges of president. Separate article देके रखा है, इसलिए 105 का इम्यूनिटी या प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलता, वो privileges उनको नहीं मिलते, उनको अलग से आर्टिकल के तौर पर privileges दिए गए हैं। ठीक है, तो these are some issues related with parliamentary privileges and privilege motion. ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है क्योंकि काफी समय से ये डिबेट अब चल रही है, तो हो सकता है कि आने वाले प्रीलिम्स 2023 यूपीएससी में प्रिविलेज मोशन से संबंधित कुछ चीजें आपको देखने को मिले। एक फैक्ट और बता देते हैं कि प्रिविलेज कमिटी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, देयर इज अ सेपरेट कमिटी फॉर बोथ द हाउसेस। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी में 10 मेंबर्स होते हैं, तो दोनों की अलग अलग कमेटी होती है और इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरपर्सन की वो चाहें तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस को उस कमेटी को रेफर कर सकते हैं। पास्ट में भी ऐसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केस हो चुके हैं, एमपीस को डिस्क्वालीफाई भी किया गया है। तो सिमिलर नेचर के प्रत्यारोप और आरोप जो है दोनों के द्वारा, कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा आपस में एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है दैट इज प्रिविलेज मोशन। राजनीति वाले विषय जो है हमारे एग्जाम के इतने काम के नहीं है, जिसको इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्ट बिल्कुल ले सकता है और समझ सकता है कि आगे आने वाले समय में इस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश and are the 7 states where textile parks will be established under PM Mitra scheme. PM Mitra scheme, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। 2021 के बजट में, 21-22 के बजट में इसके बारे में चर्चा की गई थी। अक्टूबर 2021 को इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, और इस स्कीम के अंतर्गत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स ओपन किए जाएंगे। इसमें से 7 स्टेट्स के प्रपोजल्स पे बात की गई थी। ठीक है, और 7 स्टेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, जहां पर ये प्रोजेक्ट पार्क्स जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे, मेगा पार्क्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये बेसिकली एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा और स्पेशल पर्पस व्हीकल की ओनरशिप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की साइमल्टेनियसली होगी। ठीक है, लगभग 4000 करोड़ रुपीस का इसमें आउटले रखा गया है अगले कुछ सालों के लिए, जिसके माध्यम से ये पूरे टेक्सटाइल पार्क्स बनाए जाएंगे। इन टेक्सटाइल पार्क से बेनिफिट क्या होने वाला है? ये टेक्सटाइल पार्क जॉब क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। सेकंड, ये एक्सपोर्ट में बढ़ावा देंगे क्योंकि हम हमारे इंडिजिनस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे अगर एक ही जगह पर फार्म से लिंक्ड करके हम सारी चीजें लगा दी जाएं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में जो साइट डिसाइड की है दैट इज धार। ठीक है, धार डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा। एंड धार क्योंकि निमाड़ का एरिया है जहां पर कपास की बहुत सारी पैदावार होती है, तो
तो फार्म से फाइबर बनाया जाएगा, वहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसान होगा रॉ मटेरियल का। उसके बाद फाइबर से फिर हम क्या बनाएंगे, फैक्ट्री को ले देंगे, फैक्ट्री से वो क्या बनेगा, फैक्ट्री से बनेगा फैशनेबल प्रोडक्ट, और फैशनेबल प्रोडक्ट कैन बी एक्सपोर्टेड। तो ये सब एक ही 5F जो फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूं, ये सब एक ही जगह पर होने की वजह से, एक लोकेलिटी में होने की वजह से इकोसिस्टम जो है बहुत अच्छा बनेगा, वेस्टेजेस कम होंगे, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट लग रहे हैं वो बहुत कम होंगे। और जब ये सब चीजें कटौती होगी कॉस्टिंग में, तो मार्केट जो है बड़ा कॉम्पिटेटिव बनेगा, और कॉम्पिटेटिव मार्केट कैन बीट या कैन पेनिट्रेट इन द इंटरनेशनल फैशन प्रोडक्ट मार्केट, इंटरनेशनल अपैरल मार्केट, इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट। तो यही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल मार्केट है उसको इंटरनेशनली कंपैटिबल बनाया जा सके, कॉम्पिटिटिबल बनाया जा सके। तो ये सब विजन के साथ में ये स्कीम लेकर के आई गई है, ठीक है। तो पीएम मित्र स्कीम, ठीक है, कॉस्टिंग भी कम करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाएगा और जॉब क्रिएट करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाते हुए एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब तक हमको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है तब तक के लिए एक अथॉरिटी बना दी जाती है, कुछ लोगों को अपॉइंट करके, वो पूरा सिस्टम जो है, वो व्हीकल जो है, वो मशीनरी जो है सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करेगी। और एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो स्पेशल पर्पस व्हीकल में जितने भी लोग अपॉइंट हुए तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में फिर से चलाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अलग से डिपार्टमेंट नहीं क्रिएट करना पड़ता, अलग से रिक्रूटमेंट नहीं करने पड़ते। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, उनकी मदद से ये इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो धार जो है एमपी की डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है बनाना प्रपोज किया गया है, डिसाइड किया गया कि यहां पर बनाया जाएगा। लगभग 1000 एकड़ की जमीन जो है अलॉट की जाएगी मिनिमम, ठीक है। और उसके बाद लगभग 4,500 करोड़, 4 से 4,500 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आउटले दिया है, ठीक है। अगले 5 सालों में 2026-27 में ये पार्क्स बन करके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, ठीक है, मेगा इंटीग्रेटेड रीजन एंड अपैरल पार्क्स, ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बूस्ट करने के लिए स्कीम आई है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉ पैनल टू एग्जामिन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। रिसेंटली जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ही इज इन सपोर्ट, इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या हैं, क्या होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए उन्होंने ये पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इलेक्शन का मुद्दा जो है, ही हैज रिफर्ड इट टू लॉ कमीशन फॉर फर्दर एग्जामिनेशन की किस तरीके से हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हैं, क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हाउ वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो लगभग संविधान के मिनिमम 5 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। 5 आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड इफ वी हैव टू गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या। इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं। एक समय था 1951, 52 जब पहली बार इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। इसके बाद 57 में, 62 में, 67 में, ऑल दीज इयर्स द इलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा वेर हेल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ये सारे इलेक्शंस किए गए थे। लेकिन फिर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अर्ली डिसॉल्व हो गई, ठीक है, प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो गई, 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। और फिर धीरे धीरे ये जो साइकिल थी साइमल्टेनियस इलेक्शन की, सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन की बिटवीन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों के जो सिंक्रोनाइज्ड टेन्योर्स चल रहे थे वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होते गए। और फिर अब के समय में देखने को मिलता है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विल गो ऑन इलेक्शन, और तो 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। तो हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते जा रहे हैं। अब ये जो मुद्दा आया फिर से पिक्चर में कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो रहे, इसके कारण समस्याएं आ रही है। क्या समस्या आ रही है? पहली समस्या आ रही है पैसा ज्यादा लग रहा है, फंड। हर साल इलेक्शन मतलब खर्चा ज्यादा होगा तो फंड रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सेकंड, हर साल इलेक्शन है तो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस नहीं करते हुए क्या करती हैं? इलेक्शन मोड में रहती है हमेशा।
इलेक्शन मोड में रहती है, हमेशा इलेक्शन मोड में, गवर्नेंस पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है, पता चला कि इस प्रदेश के सीएम अपने पार्टी के लिए दूसरे प्रदेश में रैली करते हुए मिल रहे हैं, तो इस प्रदेश का काम कौन करेगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी रैली करते हुए मिल रहे हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स रैली कर रहे हैं इधर से उधर, तो फिर पूरा की पूरा ढांचा जो है वो गवर्नमेंट के, जो हम जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, वो सारे की सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर बिजी इन इलेक्शन कैंपेन्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज, ठीक है, और जब वो बिजी होंगे इलेक्शन कैंपेन में रिस्पेक्टिव पार्टीज के, तो फिर गवर्नेंस का काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर एक ही बार में इलेक्शन हो जाए तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए लगाना पड़ेगा, लेकिन बार बार इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग बार में होंगे, उसके बाद आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्शन बाद में होंगे, एमएलसीज के इलेक्शन अलग से होंगे, ठीक है, अलग अलग समय पर अगर इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी बहुत ज्यादा बार लगाना पड़ेगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाया जाता है तो बहुत सारी आम जनजीवन में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती है, ठीक है, सप्लाई चेन में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, और एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते तो सोशल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। साथ ही साथ बार बार इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन आज की तारीख में आपने देखा कि बहुत पोलराइज तरीके से होते हैं, जाति के नाम पर होते हैं, मतलब कास्ट के नाम पर होते हैं, रिलीजन के नाम पर होते हैं, ठीक है, धर्म के नाम पर, तो इसकी वजह से कम्युनल रिफ्ट बढ़ता है हर साल, सेम 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 चीजें, क्योंकि पोलराइजेशन तो करना है और हो भी रहा है, ठीक है, कास्ट के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, इलेक्शंस में पोलराइजेशन होता ही होता है, हमने पिछले कुछ इलेक्शन से देखा है, ठीक है, और अगर ये इलेक्शन बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं तो पोलराइजेशन का जो लेवल है वो भी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जो स्पीचेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, जो पोलराइजेशन करने के लिए ट्रिगर किया जा रहा है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, और जब ज्यादा फ्रीक्वेंटली पोलराइजेशन प्रोवोक किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा तो कम्युनल रिफ्ट्स, कास्ट रिफ्ट्स ये बढ़ते हैं, ठीक है, कास्ट टेंशन ये बढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर अवॉइड करना है तो क्या करें, एक ही बार करा लो, पोलराइज भी एक ही बार करना पड़ेगा अगर हो भी रहा है तो, ठीक है, और अगर हो भी रहा है तो पोलराइज एक बार हो जाएगा, हर 5 साल में एक बार पोलराइज होगा, एक बार कम्युनल टेंशन देखने को मिलेंगे, फिर 5 साल कम से कम सुकून और शांति तो रहेगी, ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है, पोलराइजेशन भी बार बार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब इलेक्शन होते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे इंप्लॉयज लगते हैं, टीचर्स लगा लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब लोगों की मशीनरी पूरी व्यस्त रहती है, ठीक है, और अगर बार बार एक ही स्टेट में 3-4 बार अलग अलग साल में इलेक्शंस होंगे, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस अलग हो गए, उसके बाद फिर बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, ठीक है, पंचायती राज के इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, तो अलग अलग समय पर अगर इलेक्शंस होते जाएंगे तो टीचर्स के एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बार होंगे, ये जो गवर्नमेंट के स्टाफ उसके अंदर लगता है वो ज्यादातर उसी में एंगेज रहेगा, और अपनी जो वेलफेयर स्कीम्स है, पॉलिसीज है, जो उनका वास्तविक कर्तव्य है, ठीक है, ये भी है, लेकिन वास्तविक कर्तव्य वेलफेयर पहुंचाना है, वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना है, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना है ना, पब्लिक तक पहुंच बढ़ानी है, वो नहीं हो पाती, ठीक है, और वो सफर करता है। टीचर का काम है पढ़ाना, वो पढ़ाने की बजाय इलेक्टोरल रोल कंप्लीट कराने में लगी हुई है, या फिर इलेक्शन करवाने में लगी हुई है, तो ये सब चीजें बार बार मल्टीपल टाइम्स होंगी, तो स्टेट का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, बहुत सारी चीजों में प्रभाव पड़ता है, पुलिसिंग में प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीजों में इंपैक्ट गिरता है, तो इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस की मांग की गई। सबसे पहली बार ये मांग वापस पिक्चर में आई, दैट वाज इन 1983। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में साइमल्टेनियस इलेक्शन करने की मांग की कि साइमल्टेनियस इलेक्शन वापस से कराना चाहिए। 1983 में ये डिमांड उठी। 1983 के डिमांड के बाद में लॉ कमीशन, जो कि बीपी जीवन रेड्डी, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी के द्वारा हेड किया गया था, उन्होंने 1999 में फिर से ये डिमांड रीइटरेट करी। इसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन 2015 ऑल्सो रीइटरेटेड की साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने चाहिए। नीति आयोग ने 2017 में अपने पेपर में बोला कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने चाहिए, और उसके बाद 2018 में लॉ कमीशन ने एक ओपन पेपर रखा जिसमें बहुत सारे सजेशंस इनवाइट किए, ठीक है, ओपिनियंस इनवाइट किए कि क्या किस तरीके से साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे हम जा सकते हैं, हाउ कैन वी मूव टुवर्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है, हाउ। तो ये बहुत सारी चीजें जो है, और उसके बाद उसको पेपर भी पब्लिश किया, ओपन पेपर पब्लिश किया, ठीक है। ये जो चीजें हुई है पास्ट में, इसको ध्यान में रखते हुए, ये इश्यूज को ध्यान में रखते हुए बार बार साइमल्टेनियस इलेक्शंस की मांगे उठती रही है पास्ट में भी, और अभी पिछले कुछ सालों से, 5 से 7 सालों से बहुत रिसेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली ये डिमांड्स उठती जा रही है, ठीक है। अभी फिर से लॉ कमीशन को ये पूरा काम सौंप दिया गया है कि आप बताइए किस तरीके से कर पाए। किरण रिजिजू साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने ये काम दिया है कि लॉ कमीशन को ओपिनियन इसमें लेना जरूरी है। अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव्स ही नहीं है, मतलब ये अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएं तो जो हमने इश्यूज बताए थे ये तो रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ठीक है, मतलब कुछ समस्याएं हैं,
पहली समस्या उसमें क्या है, ऑपरेशनल समस्याएं, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी की समस्या है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि अब जब एक बार डिस्टर्ब हो चुका है पूरा सिस्टम, साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे कि लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दें या फिर जो विधानसभाएं हैं उनका टेन्योर कम कर दें। जैसे यूपी में अभी इलेक्शन हुए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, 2024 में लोकसभा होना है, तो उनका टेन्योर क्या कर दें, कट कर दें, ऐसा कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो ऐसा अगर कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और इन फ्यूचर वापस से कोई असेंबली अर्ली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर से वापस से ये सब पूरी प्रक्रिया करेंगे, फिर से किक स्टार्ट करेंगे क्या उसको? नहीं, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान सोचने पड़ेंगे। क्या प्रावधान हो सकते हैं? ये हो सकता है कि अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ जाए प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन के लिए, तो दैट शुड बी ऑल्सो बी फॉलोड बाय कॉन्फिडेंस मोशन, ताकि दोबारा इलेक्शन ना होकर के दूसरा कोई पार्टी सरकार बना सके, डिसॉल्व ना हो, हंग पार्लियामेंट ना रह जाए या हंग असेंबली ना रह जाए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं कि जो लिमिटेड पीरियड के लिए वापस से इलेक्शन अगर कराया जाए, ठीक है, किसी स्टेट में 5 साल के बीच में अगर सरकार गिर जाती है और पुनः इलेक्शन होते हैं, तो जो सरकार नहीं बनेगी उसका टेन्योर उतना ही रहेगा जितना कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस का होगा। ठीक है, बचा हुआ टाइम के लिए वो इलेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए 2023 में यूपी की सरकार गिर गई, ठीक है, या कोई एक्स स्टेट की सरकार गिर गई किसी कारण से, यूपी हटा देते हैं ना, डिस्प्यूटिव हो जाएगा थोड़ा सा, किसी एक स्टेट की सरकार गिर जाती है, उसका नेक्स्ट इलेक्शन होना था 2025 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, और इसी साल सारे इलेक्शंस भी होने थे, लोकसभा के इलेक्शन भी होने चाहिए थे मान लीजिए। ठीक है, तो बची हुई सरकार इलेक्शन वापस से करा देते हैं 2023 में, सरकार गिरने की वजह से और कोई दूसरी सरकार नहीं बनने की वजह से फिर से मेजोरिटी देखने के लिए इलेक्शन करा दिए। कराने के बाद में जो नेक्स्ट सरकार बनेगी उसका टेन्योर कितना रहेगा, सिर्फ 2 साल का। ये भी सजेशंस आए हैं, ये भी सजेशन आए हैं कि अगर प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो, जब तक कि नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट विल बी द ओनर ऑफ द मतलब प्रेसिडेंट विल रूल विद द हेल्प ऑफ गवर्नर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल वाले आर्टिकल्स आपको पता ही है, तो 356 के अंतर्गत अमेंडमेंट करके प्रेसिडेंट रूल लगा दो तब तक कि जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते। अगर सरकार प्रीमैच्योरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की डिसॉल्व हो जाती है तो, या फिर नेशनल लेवल पर डिसॉल्व हो जाती है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, उस केस में तो ये सब प्रावधान, ये सब इफ एंड बट्स जो हैं ये आएंगे। तो यही ऑपरेशनल फीजिबिलिटी है कि किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। और अगर पॉसिबल इन तरीकों से हो भी जाता है तो आपको क्या लगता है कि अगर पूरे के पूरे इलेक्शंस, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ होंगे तो कौन से इश्यूज ज्यादा मैटर करेंगे? क्या रीजनल इश्यूज मैटर करेंगे? क्योंकि रीजनल इश्यूज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं दे आर फॉट ऑन रीजनल इश्यूज, उस स्टेट के इश्यूज पर। ठीक है, और जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो नेशनल इश्यूज पर होते हैं। तो जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे तो नेशनल इश्यूज विल कवर अप द रीजनल इश्यूज, और रीजनल इश्यूज मुद्दे में आएंगे ही नहीं। नेशनल पार्टीज जो ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं उनको विक्ट्री ज्यादा अच्छे से मिल जाएगी, और जो वोटिंग बिहेवियर है उसमें चेंज देखने को मिलेगा, उसकी वजह से रीजनल पार्टीज को नुकसान होगा। तो ये भी दिक्कत है। साथ ही साथ अगर प्रीमैच्योर डिसॉल्व हो जाती है ना, और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खतरा हो गया। तो कुछ लोग इसको एंटी डेमोक्रेटिक भी मानते हैं कि अगर इस तरीके से वापस साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। कुछ लोग बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ होगा, फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें, ये सब मुद्दे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, दोनों चीजें हैं, और इसीलिए लॉ कमीशन को बुलाया गया है कि आप लोग एनालाइज करके बताइए। अब अगर लाना है तो जिस तरीके से बताया गया कि एक तो आर्टिकल नंबर 83, ठीक है, लोकसभा के टेन्योर से संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर 172, 174 और 356 प्रेसिडेंट रूल, ये सारे आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और अमेंडमेंट करने के बाद में जुडिशियल स्क्रूटनी से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी कैन कंसिडर इट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो कितना भी अमेंडमेंट हो जाए वो वापस से नल एंड वॉइड जुडिशरी घोषित कर सकती है। तो ये प्रक्रिया भी अभी पूरी करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के बाद जुडिशरी का मंजूरी भी लेनी पड़ेगी, जुडिशियल टेस्ट से भी उसको गुजरना पड़ेगा उन अमेंडमेंट्स को, ये जुडिशियल टेस्ट से निकल जाए। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारे पेच हैं, बहुत सारे छोटे इश्यूज हैं, कुछ बड़े इश्यूज हैं, गंभीर इश्यूज हैं। ठीक है, तो ऐसे बड़े छोटे बहुत सारे इश्यूज से भरा हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन का सपना। तो आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए
और अगर होना चाहिए तो उसमें क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, तो नीचे लिख के कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना ओपिनियन साझा कीजिए कि शुड इन इंडिया शुड देयर बी साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या भारत में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधानसभाओं के साइमल्टेनियस इलेक्शंस, एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दर्ज करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। States get 3 weeks to reply to pleas against anti-conversion law। हाल ही में कुछ सालों से धर्मांतरण, रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के लिए बहुत सारे स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर के आए। अब पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं, एक स्टेट ने लॉ बनाया, उसको बेंचमार्क मान के दूसरे स्टेट ने और सख्त लॉ बना दिया, तीसरे स्टेट ने इसको बेंचमार्क मार के और सख्त लॉ बना दिया। तो ऐसे इतने सख्त लॉज बनते जा रहे हैं, तो क्या ये फ्रीडम के खिलाफ नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम्स के खिलाफ नहीं है? हमारे यहां पर आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक रिलीजियस फ्रीडम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट है हर एक व्यक्ति का टू चूज हिज ओन फेथ, किस फेथ को अपनाना चाहता है, क्या मोड ऑफ वर्शिप अपनाना चाहता है, इट इज हिज ओन फ्रीडम, इट इज हिज ओन राइट कि किस फेथ को चूज करे, ये उसका अधिकार है, ठीक है। अब जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाए जा रहे हैं, दिस इज स्ट्रिंजेंट, और ये स्ट्रिंजेंट जो है लॉज जो है, क्या ये आर्टिकल 25 और 20 से 28 के बीच में जो रिलीजियस फ्रीडम देकर रखें, क्या इसके खिलाफ नहीं है? ठीक है, एक तो मुद्दा ये आ जाता है, ठीक है। सेकंड, इसमें जो प्रोसीजर्स है वो काफी स्ट्रिक्ट बनाते जा रहे हैं कि अगर कोई भी चैलेंज रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रीस्ट होगा, वो प्रीस्ट प्लस जो व्यक्ति कन्वर्ट होना चाह रहा है, रिलीजन कन्वर्जन कराना चाह रहा है, जो प्रीस्ट उसका कन्वर्जन कराएगा, इन दोनों को पहले लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्या जरूरी है क्या कि लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लें, पहले मना कर दिया तो ना करें? तो ये जो स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जा रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर, इसके खिलाफ जो है पूरा पिटीशन इन्होंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सारे स्टेट्स जो हैं एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें कि आपके यहाँ क्या क्या तरीके के एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए गए हैं और क्या वो एंटी कन्वर्जन लॉ न्याय संगत है ना, लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इस तरीका एफिडेविट उन्होंने मांगा है, ठीक है। एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली किस तरीके से इस चीज को देखा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को अब देखना होगा, ठीक है। लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी है। चलिए, तो ये पूरा की पूरा इस पर्टिकुलर चीज के लिए है कि अब देखते हैं इस मुद्दे में आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। 3 वीक का टाइम दिया है, 3 वीक के बाद स्टेट सारे कंबाइंड एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट दर्ज कराएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है इसके ऊपर, ये रोचक सोचने वाली और एक अच्छा जजमेंटल वाली बात होगी, ठीक है। कुछ नए तथ्य हमको देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन्स। चलिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। There is one minor girl known as named as Kavya, ठीक है। So Kavya is the resident of Nilgiri, is a minor, she is a minor and she is seeking a judicial intervention to protect the Western Ghats। वेस्टर्न घाट्स के ऊपर 2 कमिटीज बनी है। एक कमिटी जो हमको यूपीएससी एमपीपीएससी में याद होनी चाहिए, गाडगिल कमिटी, ठीक है, 2010, एंड देन कस्तूरी रंगन कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, ठीक है, 2012 में बनी थी आई सपोज, और 2010 में लगभग ये कमेटी बनी थी, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर पिटिशनर wants the Supreme Court to intervene and reinstate the recommendation, wants Supreme Court to reinstate the recommendations of Dr. Madhav Gadgil led Western Ghats Ecology Expert Panel Report। मतलब जो गाडगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था उसको फिर से लागू करने की बात की जा रही है, रिकमेंडेशंस को लागू करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर पिटिशनर के द्वारा, ठीक है। तो ये पूरा मामला इसके अंदर है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या तो पिटीशन है,
ठीक है, और क्या ये दोनों कमिटीज हैं? गाडगिल कमिटी विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2010, इन्होंने सजेस्ट किया था कि पूरा की पूरा वेस्टर्न घाट, कंप्लीट एंटायर वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, ESZ। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन मतलब जो वाइल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज है उनके आसपास जो एरिया होता है उसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, तो ऐसे एरियाज जहां पर एनवायरमेंट की रक्षा के लिए कुछ गतिविधियों पर रोक लगाई जाए उन्हीं को बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से जहां पर नुकसान होने की संभावनाएं हैं उन एरियाज को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। तो इन्होंने बोला था गाडगिल जी ने कि पूरा कंप्लीट एंटायर वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ESZ, इको सेंसिटिव जोन। पर इन्होंने बोला था 3 कैटेगरी में ESZ को डिवाइड किया जाए। ESZ1 जहां पर कंप्लीट बैन होगा, कंप्लीट बैन ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कंप्लीट बैन। और इसके अलावा 2 जोन्स होंगे जहां पर कुछ अनुमतियां मिल सकती है, 2 और 3, इकोलॉजिकल जोन 2 और 3, यहां पर कुछ अनुमतियां मिल सकती है डेवलपमेंट की। बेसिकली जो वेस्टर्न घाट से इट इज अ होम फॉर न्यूमरस नंबर ऑफ ट्राइब्स, इट एक्सटेंड्स इन 6 स्टेट्स, 6 स्टेट्स में लगभग है, और 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग का एरिया लगभग कवर करता है। ठीक है, 1.29 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 50 मिलियन पॉपुलेशन इज dependent, directly dependent on the Western Ghat, and 200 million population is indirectly dependent. Most of them are tribals, ठीक है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड होते हैं। इसके अलावा ट्राइबल्स के अलावा ह्यूमन पॉपुलेशन के अलावा इट इज द होम फॉर रिच फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, बहुत सारी कीस्टोन स्पीसीज के लिए, फ्लोरा एंड फोना के लिए ना, वाइल्ड लाइफ के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ये घर की तरह, हैबिटेट की तरह काम कर रहा है। और बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसे डैम, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन सब के कारण ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, इन सब के कारण धीरे धीरे ये एरियाज जो हैं ये इंडेंजर्ड एरियाज हो रहे हैं, और वाइल्ड लाइफ और ये सब पोल्यूशन की वजह से पूरा वाइल्ड लाइफ जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है वहां की, वो डिस्टर्ब हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा है पिटिशनर ने कि दे नीड जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी। एक जनरेशन ने जो देखा, पुरानी जनरेशन ने, मतलब हमारे पिताजी ने जो देखा, दादाजी ने जो जनरेशन में जो चीजें, जो लाभ उठाए उस घाट से, वो हमको ही मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सस्टेनेबिलिटी ना होने की वजह से घाट्स खत्म हो जाए, वेस्टर्न घाट्स में जो सुविधाएं पहले हम लोगों को मिलती थी उस इकोलॉजिकल सिस्टम में वो आगे ना मिल पाए। ठीक है, इसीलिए दे वांट कि फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए और उनकी लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट एक्टिविटीज को इस तरीके से प्लान किया जाए कि वो इफेक्टिव हो, सस्टेनेबल हो और कंजर्वेटिव हो। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऐसी ना हो जो थ्रेटन करे वहां की इकोलॉजी को। ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे सेटअप, बड़े डैम्स, बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वहां पर नहीं किए जाए। ठीक है, तो ये पूरा गाडगिल कमेटी का रिकमेंडेशन था एंटायर एरिया। उस एंटायर एरिया को कम करके इन्होंने बोला 37% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट शुड बी डिक्लेयर्ड एज ESZ, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। और इस इतना ही, लगभग 37% से थोड़ा सा कम, गवर्नमेंट ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है वेस्टर्न घाट्स में। सबसे ज्यादा लगभग कर्नाटका में पाया जाता है इको सेंसिटिव जोन, 6 स्टेट्स के अक्रॉस इको सेंसिटिव जोन घोषित हो चुका है। वेस्टर्न घाट्स भी 6 स्टेट के अक्रॉस हैं। ठीक है, तो ESZ जोन घोषित किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कितने एरिया को किया, 37% को, जबकि गाडगिल कमेटी रिकमेंडेड एंटायर एरिया। उसमें 3 हिस्से में था, लगभग 60 to 64% एरिया जो है वो ESZ1 में आएगा जहां पे कंप्लीट बैन होगा। यहां पर सिर्फ 37% एरिया ऐसा है जो कंप्लीट बैन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इशू है। पिटिशनर चाहते हैं कि फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को, उनके फ्यूचर को, उनके जैसे बहुत सारे नौजवानों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उनके लाइवलीहुड को ध्यान में रखते हुए उस एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को रोका जाए, इस तरह की डेवलपमेंट किया जाए जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और वहां की इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये दोनों रिपोर्ट्स हमारे काम की हैं, वेस्टर्न घाट्स पे जो बनाई हुई है, और ये पिटीशन का क्या निर्णय आता है ये काम का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को काउंटर एफिडेविट फाइल करने की
बात की है, ठीक है, कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इस केस के, इस पिटीशन के जवाब में काउंटर एफिडेविट फाइल करके हमको जवाब प्रस्तुत करे जल्द ही जल्द, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा इससे संबंधित मामला था, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स इज होम टू वेरियस नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फ्लोरा फौना, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो दो कमिटीज हम देख रहे थे, ये दोनों कमिटीज भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं कि गाडगिल कमेटी किससे संबंधित है, कस्तूरी रंगन कमेटी किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम रॉ ऑन जजेस इज नॉट यूजुअल, सेज रिजिजू, लॉ मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। हाल ही में कुछ समय पहले एक मुद्दा आया था कि कॉलेजियम ने जो नाम सजेस्ट किए थे सरकार को, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट ने उस पर वापस रिवर्ट करते हुए सरकार ने कॉलेजियम को कहा कि इनमें से 2-3 जजेस जो हैं इनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग हैं और इनके खिलाफ जो रॉ की रिपोर्ट आई है वो इनको मतलब सही तरीके से इनको इनकी एलिजिबिलिटी पे सवाल खड़ा करती है कि इनको नहीं बनाना चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि उनको जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉलेजियम जो है उनको अपॉइंट करे हायर जुडिशियल पोस्ट पे, ठीक है। और ये जो चीजें आई बंद लिफाफे में आती है सरकार की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने पब्लिकली ओपन कर दिया कि रॉ की रिपोर्ट की जरूरी है क्या, ठीक है। और उसका जवाब देते हुए किरण रिजिजू साहब ने लोकसभा में बोला कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, यूजुअल फिनोमिना नहीं है कि रॉ से हमेशा रिपोर्ट मांगी जाती है। रॉ से रिपोर्ट से उसी केस में, उन्हीं जस्टिस और उन्हीं अपॉइंटमेंट के केस में मांगी जाती है जहां नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट था कुछ समय पहले, इसलिए थोड़ा सा न्यूज हमने इसको देखने का प्रयास किया। एक ये नॉर्मल नहीं है, अपन उसको नॉर्मल समझ के एग्जाम में पूछे कि नॉर्मल प्रोसेस है, उसको लगा जाए वहां पर ऑप्शन में, तो वो नहीं करना है। आखिरी आर्टिकल आज का, दैट इज बेस्ड ऑन ऑलिव रिडले टर्टल, ठीक है। कैराकेसेस ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल ऑन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट शोर्स इन आंध्र प्रदेश वरी टूरिस्ट, मतलब बहुत सारे कैराकेसेस डेड ऑलिव रिडले टर्टल के मिले हैं आंध्र प्रदेश में। बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल क्या है? ऑलिव रिडले टर्टल एक सबसे छोटी सी टर्टल की स्पीसीज है, ठीक है। सबसे छोटी सी टर्टल की स्पीसीज है और ये जो स्पीसीज पाई जाती है ये समुद्रों में पाई जाती है और समुद्र से जब हमारे यहाँ आती है ब्रीडिंग सीजन में, नेस्टिंग सीजन में, नवंबर दिसंबर में मीटिंग के लिए आती हैं, उसके बाद फिर नेस्टिंग करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4-5 महीने नेस्टिंग करती है और फिर वापस चली जाती है। फरवरी में पीक नेस्टिंग पीरियड चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो कहाँ आती है? ईस्टर्न कोस्ट पे आती है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में भी जो उड़ीसा का गहिरमाथा मरीन सेंचुरी है वहां पर देखने को ज्यादातर मिलती है गहिरमाथा। गहिरमाथा मरीन सेंचुरी, गहिरमाथा मरीन सेंचुरी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुड़की का मतलब होता है द कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रुड़की ऑफ सी टर्टल्स, ठीक है। सी टर्टल्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है उड़ीसा का गहिरमाथा। वहां पर ऑलिव रिडले टर्टल्स बहुत मात्रा में आते हैं, एग्स ले करके जाते हैं और चले वापस समुद्र में अपना अगले सफर तय करने के लिए चले जाते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इनको क्या क्या, ऑलिव रिडले टर्टल को क्या प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इसके शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन इनको प्राप्त है, शेड्यूल 1 एनिमल्स में रखा गया है, ठीक है। जब हम IUCN की बात करते हैं, IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट पब्लिश की जाती है, रेड लिस्ट, उस रेड लिस्ट में इनका स्टेटस है वल्नरेबल। और साइट्स की अगर हम बात करें, साइट्स लिस्ट में इनका स्टेटस है अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 1 का प्रोटेक्शन इनको मिलता है, ठीक है। तो ये क्या प्रोटेक्शन मिलता है ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद इनको ऑलिव रिडले टर्टल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो कैराकेस है वो ऑलिव कलर का होता है, इसलिए ऑलिव रिडले टर्टल कहा जाता है। हिंदुस्तान में ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। 1980s से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमको पता होना चाहिए। ऑलिव रिडले सी टर्टल जो है कार्निवोर्स हैं, ठीक है, अबंडेंट मात्रा में सी में मिलते हैं और सबसे छोटे टर्टल्स हैं, ठीक है। अबंडेंट मात्रा में मिलते हैं लेकिन फिर भी वल्नरेबल हैं, ये याद रखिएगा। अमंग्स द सी टर्टल इट इज अबंडेंट, ठीक है, नॉट इन अबंडेंट स्पीसीज बट अमंग्स द सी टर्टल इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे सी टर्टल, नॉट लैंड टर्टल, हम लैंड की बात नहीं कर रहे, सबसे छोटे सी टर्टल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जो इनका यूनिक मास नेस्टिंग है उसको अरीबाड़ा बोला जाता है, अरीबाड़ा।
ठीक है, मास नेस्टिंग जो ये करते हैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अरीबाड़ा। ठीक है, तो ये अरीबड़ा जो है ये इनकी मास नेस्टिंग के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। गहिर माथा वाइल्ड लाइफ मरीन लाइफ सेंचुरी आपको ध्यान रखनी है इससे संबंधित। ठीक है, और इसके प्रोटेक्शन स्टेटस, ऑलिव रिडले के प्रोटेक्शन स्टेटस आपको ध्यान रखने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो सवाल मैंने पूछे थे इस क्लास के स्टार्टिंग में उनके आंसर्स मिल गए होंगे। ठीक है, और मिल गए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। ठीक है, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये सेशन अच्छा लग रहा है करंट का, न्यूज डिस्कशन का, जिस तरीके से हम इसको करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू करंट डेटा प्लस स्टैटिक डेटा को लिंक करके, थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से, थोड़ा सा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो क्या ये आपको अच्छा लगता है? इसका फीडबैक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट डेली न्यूज रिव्यू में फिर से मिलेंगे कल। जब तक के लिए धन्यवाद।